नज़ीर के जाने के बाद एक मर्तबा फिर ऑपरेटर्स में से बहुत खफीफ सी अलार्म की आवाज़ सुनाई थी। पहले मैंने सोचा कि उसकी कॉल का जवाब ही न दूं, फिर तैमूर के कहने पर मैंने जवाब देने का फैसला कर लिया। मैंने ऑपरेटर्स ऑन किया और गुर्रा कर कहा, अब क्या तकलीफ है तुम्हें? हैरी बोला, मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। ग्लोरिया के बदले पीटर को मेरे हवाले कर दो। मैंने बेजारी का मुजाहिरा किया। कहा, और ये तबादला कहाँ और कैसे होगा? वो बोला, वक्त और जगह का इंतखाब भी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। उसने यूं कहा जैसे मेरी 7 पुश्तों पर एहसान कर रहा हूँ। मैंने कहा, अगर ये बात है तो तुम ग्लोरिया को रीगल सिनेमा के सामने वाले फुटपाथ पर छोड़ दो। हैरी बोला, और पीटर, उसे तुम कहाँ छोड़ोगे? उसके लहजे में बेताबी थी। मैंने कहा, ग्लोरिया मुझे मिल जाएगी तो मैं आधे घंटे के बाद पीटर को भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वो बोला, इस बात की क्या गारंटी है कि? मैंने कहा, गारंटी सिर्फ मेरी जबान है। अगर तुम्हारे पास मेरी फाइल मौजूद है तो उसमें यह भी लिखा होगा कि मैं एक दफा जबान देकर उससे फिरता नहीं हूँ। हैरी ने आहिस्ता से कहा, मैं जानता हूँ। ठीक है, आधे घंटे में ग्लोरिया तुम्हें रीगल सिनेमा के सामने वाले बुक स्टॉल पर मिल जाएगी। ये कहकर उसने ऑपरेटर्स ऑफ कर दिया। शाजिया ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हैरी वाकई ग्लोरिया को छोड़ देगा? मैंने दांत पीस कर कहा, मुझे इन हरामजादों की किसी बात का यकीन नहीं है। वो शायद ये समझ रहा है कि वो ग्लोरिया का चारा डालकर मुझे भी घेर लेगा। मेरे लिए जाल फैला रहा है वो। मैं भी वहां ऐसे लोगों को भेजूंगा जो हैरी के काबू में भी आ गए तो मेरे बारे में उसे कुछ नहीं बता सकेंगे। ऑपरेटर से एक मर्तबा फिर बीप बीप की आवाज सुनाई दी। मैंने ऑपरेटर्स ऑन किया और बोला, हाँ, अब क्या प्रॉब्लम है? दूसरी तरफ से आवाज सुनकर मैं सन्नाटे में रह गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं बिल्कुल गुंग होकर रह गया था। फिर आवाज आई, क्या हुआ कामरान? क्या मेरी आवाज सुनकर बेहोश हो गए हो? मैंने कहा, नहीं, वो मैंने कुछ बोलना चाहा मगर चंद बेरब्त अल्फाज बोलकर रह गया। हैरानी की बात ही थी, दूसरी तरफ ग्लोरिया खुद बोल रही थी। खुद पर काबू पाने में मुझे सिर्फ चंद लम्हे लगे। फिर मैंने संभल कर पूछा, कहाँ से बोल रही हो तुम? उसने कहा, फिलहाल तो मैं एक बिल्डिंग के फ्लैट से बोल रही हूँ। मैंने हैरी के एक आदमी को हलाक करने के बाद ये ऑपरेटर्स हासिल किया है। वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। अब तक उन्होंने बिल्डिंग को घेर लिया होगा, मगर मुझे तलाश करने में उन्हें कुछ देर लगेगी। मैं जानता था कि अगर हैरी का ऑपरेटर्स ऑन हुआ तो वो भी गुफ्तगू सुन रहा होगा। अगर मैं ग्लोरिया से पता पूछता तो हैरी को मालूम हो जाता कि वो कहाँ छुपी हुई है। फिर मैंने सोचा कि जब हैरी के आदमी ग्लोरिया का ताकुब कर रहे हैं तो हैरी को भी इल्म होगा। मैंने ग्लोरिया से कहा, तुम उस बिल्डिंग का पता बताओ, मैं वहां पहुंचता हूं। वो बोली, मैं इस वक्त रफीक सेंटर के एक फ्लैट में छुपी हुई हूं। ये बिल्डिंग अब्दुल्ला हारून रोड पर ज़ैनब मार्केट के करीब है। मैंने कहा, ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं पहुंचता हूं। फिलहाल मुझे भी फ्लैट नंबर बताने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑपरेटर्स ऑफ करके जेब में रखा और अपना जायजा लिया। मैं अभी तक पूरी तरह मुसल्ला था, सिर्फ लॉन्ग शूज उतारे थे। मैं तेजी से जूते पहनने लगा। शाजिया ने कहा, यह भी हैरी की कोई चाल हो सकती है कामरान। मुमकिन है उसने गन पॉइंट पर ग्लोरिया से सब कुछ कहलवाया हो। मैंने पुरयकीन लहजे में कहा, नहीं, अगर ऐसा होता तो ग्लोरिया मुझे कोड वर्ड में इशारा दे देती। तैमूर ने कहा, कामरान ठीक कह रहा है, ग्लोरिया वाकई उनके हाथ से निकल चुकी है। फिर वो उठते हुए बोला, चलो अब चलने की तैयारी करो। शाजिया ने पूछा, क्या सिर्फ तुम दोनों ही जाओगे? मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, हाँ, मैं ज्यादा भीड़ भाड़ का कायल नहीं हूँ। ऐसे मौकों पर ज्यादा अफराद की मौजूदगी में काम बनने की बजाय बिगड़ जाता है। चलो तैमूर। मेरे तेवर देखकर शाजिया खामोश हो गई, वरना वो फिर चलने की जिद करती। मैंने इस मर्तबा भी पजैरोही का इंतखाब किया। ड्राइविंग सीट पर तैमूर था। उसका मखसूस बैग अकबी सीट के पायदान पर रखा हुआ था। मेरा ब्रीफकेस अलबत्ता मौजूद था। मैंने सिर्फ यूजी की राइफल और फाजिल राउंड ही साथ रखे थे। उसके अलावा मेरे रिवॉल्वर थे। मेरी राइफल भी बैक सीट पर पायदान पर रखी थी। मैंने तैमूर से कहा, ज्यादा तेज ड्राइविंग मत करना, ट्रैफिक का कोई सार्जेंट हमारे पीछे न लग जाए। मेरी हिदायत की वजह से तैमूर को वहां पहुंचने में 35 मिनट लगे, वरना शायद ये फासला 20 मिनट में तय कर लेता। अब्दुल्ला हारून रोड पर 1 वे ट्रैफिक है, इसलिए हमें ज़ैनब मार्केट की तरफ से घूमकर रफीक सेंटर तक पहुंचना पड़ा। वहां गाड़ी पार्क करना भी एक मसला था। रोड की दोनों तरफ बेशुमार गाड़ियां पार्क थीं। रफीक सेंटर के सामने से गुजरते हुए तैमूर ने गाड़ी की रफ्तार बिल्कुल कम कर दी। शायद वो पार्किंग के लिए कोई जगह तलाश कर रहा था। रफीक सेंटर के बिल्कुल सामने कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई का ऑफिस था। वहां पार्किंग की जगह तो नहीं थी, मगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने डबल पार्किंग कर रखी थी। गाड़ियों के ड्राइवर उनमें मौजूद थे। तैमूर ने भी इलेक्ट्रिक की एक गाड़ी के पीछे रोक दी और सड़क की दूसरी तरफ वाक़े रफीक सेंटर के दाखिली दरवाजे का जायजा लिया। गेट के बिल्कुल सामने शलवार कमीज में मलबूस एक शख्स को देखकर तैमूर बुरी तरह चौंका। बोला, ये तो वही आदमी है जो सुबह ग्रीन करोला में बंगले के सामने चक्कर लगा रहा था। इसका मतलब है कि ग्लोरिया वाकई अंदर किसी फ्लैट में मौजूद है।
उसी वक्त मैक्सी में मलबूस एक स्याह फाम औरत हमारी गाड़ी के नजदीक आई और आहिस्ता से मेरी सम्मत के शीशे पर दस्तक दी। मैंने गाड़ी का शीशा थोड़ा सा खोला तो वो बोली, जल्दी से पिछले दरवाजे का लॉक खोलो। मैं उछल पड़ा। वो ग्लोरिया थी। मैंने झपट कर पिछली सीट का दरवाजा खोला तो वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। वो बोली, अब यहाँ से निकल चलो। मैंने ब्लफ किया था कि मैं रफीक सेंटर में छुपी हुई हूँ। मैं तो उन्हें डॉज देकर इलेक्ट्रिक सप्लाई की बिल्डिंग में घुस गई थी। उसके एक आला अफसर के साथ बैठकर मैंने इत्मीनान से चाय पी और तकरीबन 1 घंटा गुजार दिया। तैमूर इस दौरान में गाड़ी आगे बढ़ा चुका था और अब टर्न लेकर दोबारा फ्लीट क्लब की तरफ जा रहा था। वहां से वो शारे फैसल पर निकला तो मैंने सुकून का सांस लिया। अब हम किसी हद तक खतरे से बाहर थे। पजेरो के शीशे भी रंगीन थे और ग्लोरिया इस अंदाज में सीट पर नीम दराज थी कि बाहर से उसका देखा जाना मुमकिन नहीं था। मैंने कहा, ये तुमने हुलिया क्या बना रखा है? वो बोली, इसी हुलिये ने तो मुझे बचा लिया। मेरे पर्स में जाने कब से लोशन की एक ट्यूब पड़ी थी। उस लोशन से फौरी तौर पर रंगत स्याह हो जाती है। मैं उन्हें डॉज देकर जैनब मार्केट में घुसी। फिर वहां से ये मैक्सी लेकर उसके ऐन सामने एक बैंक में घुस गई। मैंने वहां मौजूद एक लड़की से टॉयलेट के बारे में दरियाफ्त किया और लेडीज टॉयलेट में घुसकर मिनटों में अपना हुलिया तब्दील कर लिया। वहां से बाहर निकलकर मैंने तुम्हें कॉल किया और दानिस्ता रफीक सेंटर का नाम लिया, क्योंकि फौरी तौर पर वही बिल्डिंग मुझे नजर आई थी। मैं चाहती तो टैक्सी में भी यहां से फरार हो जाती, मगर मुझे यह भी मालूम नहीं था कि तुम लोग इस वक्त हो कहां। फिर मैंने फैसला किया कि तुम्हें इसी पुरहुजूम जगह पर बुला लूं ताकि वो लोग आजादी से कोई कार्रवाई न कर सकें। वैसे उसका इम्कान न होने के बराबर था। मैंने कहा, हुलिया बदलने में तुमसे जबरदस्त ब्लंडर भी हुआ है। तुम्हारा चेहरा, गर्दन, बाजू वगैरह तो स्याह हैं, मगर पैर सफेद हैं। उसने कहा, जब इलेक्ट्रिक सप्लाई के ऑफिस में बैठी हुई थी तो मुझे अपनी इस गलती का एहसास हुआ था। मेरा जूता इस किस्म का है कि पैरों की उंगलियां नजर नहीं आ रही हैं। किसी ने देखा होगा तो यही समझा होगा कि मैंने व्हाइट सॉक्स पहन रखे हैं। मैंने पूछा, मगर तुम वहां से निकली कैसे? वो बोली, मैं पहले इंडियन काउंसलेट में थी। हैरी की आमद के बाद मुझे वहां से डिफेंस के एक बंगले में मुंतकिल कर दिया गया। उन लोगों ने इतनी शराफत का सबूत जरूर दिया कि मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं किया, बस एक कमरे में कैद रखा। वहीं मुझे जरूरत की हर चीज मिल जाती थी। हैरी और विल्सन मेरे जरिए तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहते थे। उन्होंने तुम्हारा मौजूदा पता भी मालूम कर लिया था और इस पर बहुत खुश थे। उनका प्रोग्राम था कि पीटर की वापसी पर पुलिस के जरिए वहां रेड करवाएंगे, मगर तुमने उनसे ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा किया और पीटर को घेर लिया। हैरी तो ये सुनकर नीम पागल हो गया था। फिर उसने तुमसे सौदेबाजी की और प्लान बनाया कि जूं ही तुम मुझे लेने आओ वो हम दोनों को ढेर कर दे। यहाँ का कोई गैंगस्टर भी उन लोगों ने हायर किया है। उसी के आदमी इस इलाके को चारों तरफ से घेर लेते। वो सब तैयारियां कर चुके थे और मुझे उस जगह लेकर जाने ही वाले थे। विल्सन ने खैर सगाली का मुजाहरा करते हुए मेरा पर्स भी जूं का तूं मेरे हवाले कर दिया। बस उसमें से रिवॉल्वर निकाल लिया। गेट के बाहर उन लोगों की 4 गाड़ियां खड़ी थीं। मेरे आगे हैरी और पीछे विल्सन था। बाहर निकलते हुए मुझे मौका मिला। मैंने झपटा तो हैरी के रिवॉल्वर पर मारा था, मगर उसका ट्रांसमीटर मेरे हाथ में आ गया, जो उस वक्त बाएं हाथ में था। एक आदमी ने पकड़ने की कोशिश की, मगर हैरी ने चीख कर उसे रोक दिया। फिर वही मेरे हाथों कराटे के एक वार में मारा गया। हैरी और विल्सन के लिए जो गाड़ी खड़ी थी उसका ड्राइवर मुअद्दब अंदाज में पिछली सीट का दरवाजा खोले उनके इंतजार में खड़ा था। मेरी किक से वो दूर जा गिरा। चाबी इग्निशन में मौजूद थी। मैं झपट कर स्टीयरिंग पर बैठी और वहां से हवा हो गई। ग्लोरिया शायद बोलते बोलते थक गई थी। उसने खामोश होकर आंखें मूंद लीं, मगर उस वक्त तक हम पोल्ट्री फार्म तक पहुंच चुके थे। ग्लोरिया की कहानी सुनते हुए मैंने इस बात का भी ध्यान रखा था कि हमारा ताकुब न हो रहा हो। तैमूर भी मुसलसल बैक व्यू मिरर के जरिए जायजा ले रहा था। किसी भी गाड़ी ने हमारा ताकुब नहीं किया था। तैमूर ने गाड़ी पोर्च में रोकी तो मैंने मुंह बनाकर ग्लोरिया से कहा, अब तुम्हारा ये हुलिया मुझे कई दिन तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। ग्लोरिया ने भी उसी लहजे में कहा, मत करना बर्दाश्त, वो लड़की तो मौजूद होगी। क्या नाम था उसका? मैंने तजाहुल आरिफाना का मुजाहरा किया। कहा, कांता? बिल्कुल मौजूद होगी, मगर अरसे से उसकी कोई खैर खबर नहीं है। ग्लोरिया ने तज़हीक आमेज लहजे में कहा, तो फिर इंडिया चले जाओ। वैसे वो लड़की भी कांता से कम नहीं है। तैमूर, क्या नाम है उसका? तैमूर हंसकर बोला, चलो इस बहाने तुम्हें मुझसे बात करने का ख्याल तो आया। उसका नाम शाजिया है। ग्लोरिया शर्मिंदा सी होकर बोली, सॉरी तैमूर, इस कामरान ने मुझे ऐसा बातों में उलझा दिया था कि मुझे कुछ ख्याल ही नहीं रहा। तैमूर ने हंसकर कहा, कामरान से बात कर रही हो तो शाजिया का भी यही हाल होता है। ग्लोरिया ने हैरत का मुजाहरा किया, बोली, अच्छा, यानी यहाँ भी एक अदद कांता मौजूद है। तैमूर ने कहा, कांता को 4 से ज़रब देकर उसमें मजीद उतने ही जमा कर दो, तब कहीं जाकर शाजिया बनेगी। शाजिया उस वक्त सो रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी लौट आएंगे, वरना वो गाड़ी के इंजन की आवाज सुनकर बाहर आ चुकी होती। कॉरिडोर में हमारी बातों की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई और वो कमरे से निकल आई। उसने ग्लोरिया की तरफ इशारा किया, बोली, ये कौन है? मैंने कहा, मेरी एक पुरानी गर्लफ्रेंड। ग्लोरिया काली थी। वो लोग हमारे साथ धोखा कर गए। वापसी में मिल गई। मैं इन्हें साथ ले आया।
शाजिया ने सर से पांव तक ग्लोरिया का जायजा लिया और हंसकर बोली, बस इनमें एक ही खराबी है, ये ब्लैक एंड व्हाइट हैं। फिर वो आगे बढ़कर ग्लोरिया के गले लग गई। बोली, मैं पहली नजर में आपको पहचान ही न सकी। अली मुराद के उठाने पर मेरी आंख खुली। मैं रात को ऐसी बेफिक्री से सोया था कि खाने के लिए भी नहीं उठा। अली मुराद ने मुझे बताया कि बाबा साईं घर से आ चुके हैं और आपको बुला रहे हैं। उनके साथ महरम खान और उसके 4 साथी भी हैं। मैंने बाथरूम में जाकर चेहरे पर 2-3 झपके मारे और बाल संवार कर बाबा साईं के सामने पहुंच गया। उन्होंने मुझे गले लगाया और बोले, बाबा जल्दी तैयार हो जाओ, हमें अभी गवर्नर साहब से मिलना है। मैंने कहा, मगर बाबा साईं वो पुलिस और... उन्होंने मेरी बात काट दी। बोले, अरे उसकी फिक्र मत करो, मैं तेरे साथ चलूंगा, पुलिस तेरा क्या बिगाड़ सकती है। हम वहां से निकले तो बहुत खुशगवार मूड में थे। बाबा साईं हस्बे मामूल अपनी लैंड क्रूजर पर थे, मैं भी उन्हीं के साथ बैठा था। हमारी गाड़ी के पीछे एक पजेरो थी जिसमें बाबा साईं के गार्ड्स थे। हाईवे पर पहुंचकर बाबा साईं ने ड्राइवर से कहा, बाबा पहले बंगले पर चलो, मुझे वहां कुछ काम है। हम लोग अपने बंगले की स्ट्रीट पर मुड़े ही थे कि स्ट्रीट के दोनों तरफ से पुलिस की 2 मोबाइल्स दाखिल हुई और हमारा रास्ता मसदूद कर दिया। फिर उनमें से पुलिस के मुस्तैद जवान कूद कूद कर नीचे उतरे और राइफलें ताने हमारी तरफ बढ़ रहे थे। बाबा साईं ने चीख कर अपने आदमियों से कहा, कोई फायर नहीं करेगा। पुलिस मोबाइल्स को देखकर मैं वहशतज़दा हो गया। बदकिस्मती ये थी कि उस वक्त मेरे पास .38 के कोल्ट रिवॉल्वर के सिवा कुछ भी नहीं था। मैंने लातादाद मर्तबा मौत की आंखों में आंखें डाली थी, बड़े बड़े खूंरेज़ मार्कों से गुजरा था, मगर ये सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ थी। उस वक्त मुझे अपनी जान से ज्यादा बाबा साईं की फिक्र थी। उनके जिस्म पर खराश भी आ जाती तो मैं जिंदा भी रहता तो अपनी ही नजरों में जलील हो जाता। ये सारे ख्यालात सेकंड के 1000वें हिस्से में मेरे जहन में आकर गुजर गए। मैं जानता था कि बाबा साईं का ड्राइवर और उसके साथ बैठा हुआ गार्ड न सिर्फ तरबियत याफ्ता है, बल्कि वो दोनों 7mm की दूर मार राइफलों से भी मुसल्ला थे। हमारे पीछे बाबा साईं के 6 गार्ड्स दूसरी गाड़ी में भी थे। तसादुम होने की सूरत में दोनों तरफ से चश्मे जदन में कई लाशें गिर जाती। पुलिस मोबाइल्स की तादाद 5 थी और वो हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही थी। बाबा साईं ने गरज कर अपने ड्राइवर को हुक्म दिया, गाड़ी रोको बाबा। उनके चेहरे पर तशवीश से ज्यादा गुस्से के आसार थे। ड्राइवर ने फौरन ही गाड़ी रोक ली। उसके साथ ही अकबी गाड़ी से बाबा साईं के गार्ड्स सुरत से नीचे कूदे और हमारी गाड़ी के चारों तरफ फैल गए। उनमें से हर शख्स के चेहरे से जाहिर हो रहा था कि वो जीते जी पुलिस को बाबा साईं तक नहीं पहुंचने देगा। मैंने ड्राइवर से वहशतज़दा अंदाज में कहा, ये राइफल मुझे दे दो। बाबा साईं ने सख्ती से मुझे झिड़क दिया, नहीं कामरान। फिर बुलंद आवाज में अपने गार्ड से मुखातिब हुए, कोई भी फायरिंग में पहल नहीं करेगा। ये कहकर उन्होंने झटके से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। मैंने चीख कर कहा, बाबा साईं आप गाड़ी में बैठें और यहाँ से निकलने की कोशिश करें, इन पुलिस वालों से मैं निपट लूंगा। उन्होंने एक मर्तबा फिर मुझे झिड़क दिया, बोले बको मत। फिर तहक्कुमाना अंदाज में पुलिस वालों से मुखातिब हुए, बोले ये क्या मजाक है बाबा, किस में इतनी जुर्रत हो गई कि वो सरदार अब्दुल रहीम खान का रास्ता रोके। अपने अफसर इंचार्ज को मेरे पास भेजो, वरना तसादुम की सूरत में यहाँ इतना खून बहेगा कि पुराने जमाने की जंगों की याद ताज़ा हो जाएगी। मेरे आदमी मारने के साथ साथ मरना भी जानते हैं। मेगाफोन पर एक करख्त आवाज उभरी, आप हमारे लिए बाइज्जत हैं साईं, हमें सिर्फ कामरान की जरूरत है। बाबा साईं ने तहकीर आमेज लहजे में कहा, सामने आकर मर्दों की तरह बात करो बाबा, मुझे मालूम तो हो कि तुम हो कौन और तुम्हारा रैंक क्या है। मेरे आदमियों से मत डरो, मेरे इशारे के बगैर ये हिलेंगे भी नहीं। मेगाफोन पर फिर वही आवाज उभरी, बात को बढ़ाएं मत साईं, मैं एसपी अमजद मलिक बोल रहा हूँ। बाबा साईं चिल्लाए हुए अंदाज में बोले, बस करो बाबा, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, मैं कामरान को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। खून खराबा ही चाहते हो तो ये शौक भी पूरा कर लो, मेरा कोई आदमी मैदान छोड़कर नहीं भागेगा। इन लोगों का काम ही मरना और मारना है। कामरान तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझ समेत 9 आदमियों की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा, और ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है। अगर तुम मुझे जानते हो तो ये भी अच्छी तरह जानते होगे। बाबा साईं की आंखों से गोया शोले निकल रहे थे। वो बोले, हाँ ये मेरा वादा है कि पहली गोली मैं नहीं चलाऊंगा। उसी वक्त कदरे पीछे खड़ी हुई एक पुलिस मोबाइल का दरवाजा खुला। एसपी की वर्दी में मलबूस एक नौजवान और खूबरू शख्स नपे-तुले बावकार कदमों से हमारी तरफ बढ़ा। उसके पीछे पीछे 4 मुसल्ला मुहाफिज राइफलें ताने हुए यूं चल रहे थे जैसे उन्हें जबरदस्ती मौत की तरफ धकेला जा रहा हो। एसपी की कुशादा पेशानी और रोशन आंखों से भरपूर एतमाद का इजहार हो रहा था। वो गालिबन हाल ही में पुलिस डिपार्टमेंट में आया था, इसलिए उसके चेहरे पर वो मखसूस मकरूहपन नहीं था जो उस रैंक के अफसरों में उमूमन होता है। वो बाबा साईं के ऐन सामने पहुंच कर रुक गया और अपना हाथ मुसाफे के लिए उनकी तरफ बढ़ा दिया। बाबा साईं ने भी उसका बड़ा हुआ हाथ गर्मजोशी से थाम लिया
हमारे गार्ड्स दोनों गाड़ियों के पीछे हद्दुल इम्कान ऐसी पोजीशन संभाल चुके थे कि तसादुम की सूरत में कम से कम नुकसान हो। दो गार्ड्स अलबत्ता बाबा साईं के साथ मुस्तैद खड़े थे। उनके अंदाज से लग रहा था कि बाबा साईं की तरफ आने वाली हर गोली अपने सीनों पर रोकने का अज़्म रखते हों। एसपी ने मुअद्दब लहजे में कहा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं साईं, मगर मैं अपने फर्ज से मजबूर हूं। आप कामरान को मेरे हवाले कर दें। मैं आपसे वादा करता हूं कि इसे जरा बराबर तकलीफ नहीं होगी। बाबा साईं बोले, बाबा तुम बात नहीं समझ रहे हो। मैं इस वक्त कामरान को लेकर गवर्नर हाउस जा रहा हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं वहां ना जाऊं तो मुझे अपने बंगले पर जाने दो। मैं वहीं से गवर्नर साहब और आईजी से बात कर लूंगा। एक बात अच्छी तरह समझ लो कि कामरान को किसी भी कीमत पर तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, क्योंकि इन बेगुनाहों का खून अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहता। बाबा साईं ने उन पुलिस वालों की तरफ इशारा किया जो एसपी के पीछे खड़े थे। फिर बोले, इसलिए बेहतर यही है कि बाबा तुम वापस चले जाओ। एसपी भी शायद अपनी हट का पक्का था। वो इस कारनामे को अपने खाते में डालने के लिए बेचैन था कि मशहूर बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द कामरान को जिंदा या मुर्दा हालत में अपने बड़ों के सामने पेश कर दे। उसने कदरे सख्त लहजे में कहा, साईं आप कानून की राह में रुकावट न डालें। मुझे आपसे या आपके आदमियों से कोई सरोकार नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ कामरान को ले जाना चाहता हूँ। बाबा साईं गजबनाक अंदाज में बोले, पहले तो तुम अपना लहजा दुरुस्त करो। मुझे तुम्हारी जवानी पर रहम आ रहा है। तुम अगर खून खराबा चाहते हो तो यही सही। ये कहकर बाबा साईं पलटे और गाड़ी की तरफ बढ़ गए। मैं इस दौरान में फैसला कर चुका था कि इस सूरत हाल के तहत मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मुझे साफ नजर आ रहा था कि अभी दोनों तरफ से गोलियां चलेंगी और कई बेगुनाह अफराद खाको खून में नहा जाएंगे। मैंने गाड़ी से नीचे उतरते हुए कहा, ठहरिए बाबा साईं, बेगुनाह अफराद के खून खराबे से बेहतर है कि मैं खुद को कानून के हवाले कर दूं। बाबा साईं ने मुझे बुरी तरह झिड़क दिया। नहीं कामरान। फिर वो एसपी से मुखातिब हुए, बोले, तुम्हारी गाड़ी में वायरलेस तो होगा, उस पर अपने आईजी से कांटेक्ट करो और मेरी उससे बात करवाओ। वैसे भी मैं गवर्नर हाउस जा रहा हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ गवर्नर हाउस चल सकते हो। गवर्नर साहब की मौजूदगी में कामरान की गिरफ्तारी से तुम्हें तरक्की भी मिलेगी और भारी इनाम भी। एसपी ने चंद लम्हे गौर किया, फिर बोला, साईं मैं एक शर्त पर ऐसा करने को तैयार हूँ कि आप। बाबा साईं ने उसकी बात काट दी। बोले, कोई शर्त वर्त नहीं। मेरी शर्त मंजूर है तो बोलो, वरना मैं वापस जा रहा हूँ। रोक सकते हो तो रोक लो। एसपी खुशामद पर उतर आया। बोला, मुझे गलत मत समझें साईं। बाबा साईं के जलाल से तो वो पहले ही मरूब था। गवर्नर हाउस का नाम सुनकर उसका रहा सहा एतमाद भी जाता रहा। वो बोला, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आप अपने गार्ड्स को वापस कर दें। गवर्नर हाउस तक ये खिदमत मैं सर अंजाम दूंगा। बाबा साईं ने फैसला कुन लहजे में कहा, नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम है कि मैं किसे अपने साथ ले जाता हूँ। जब गवर्नर साहब को मेरे गार्ड्स पर कोई एतराज नहीं है तो तुम्हें क्या परेशानी है? मेरे हुक्म के बगैर इनमें से कोई हरकत भी नहीं करेगा। तुम इनकी वजह से परेशान मत हो। एसपी ने गोया हथियार डाल दिए। बोला, ठीक है साईं, लेकिन एक वादा आप मुझसे करें। जब मैं कामरान को गवर्नर हाउस में गिरफ्तार करूंगा तो आपके आदमी मज़ाहमत नहीं करेंगे। बाबा साईं के बावकार चेहरे पर पहली दफा मुस्कुराहट नमूदार हुई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा वादा है। मेरे गार्ड्स गवर्नर हाउस के अंदर नहीं जाएंगे। वहां तुम कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकोगे। चलो अब अपनी गाड़ी में बैठो। गवर्नर साहब का वक्त बहुत कीमती है, वो सारा दिन मेरा इंतजार नहीं कर सकते। ये कहकर बाबा साईं गाड़ी में बैठ गए। एसपी भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, मगर बाबा साईं के वो गार्ड्स जो दूसरी गाड़ी से उतरे थे उस वक्त तक अपनी जगह से नहीं हिले जब तक तमाम पुलिस वाले गाड़ियों में सवार नहीं हो गए।